हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वह है मांग की कीमत लोच का सेकंड पार्ट। इससे पिछले वाला पार्ट आपने देख लिया होगा और अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, मांग की कीमत लोच पार्ट 2। देखिए, हमने पार्ट 1 में आपको मांग की कीमत लोच नापने की प्रतिशत और आनुपातिक विधि बताई थी कि किस तरह से मांग की कीमत लोच को मापा जा सकता है। इसके नापने की और भी विधियां हैं जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहली विधि हम इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं वह है मांग की ज्यामितीय या पॉइंट विधि, या जिसको हम कहते हैं जियोमेट्रिक या पॉइंट मेथड। तो इस मेथड में होता क्या है कि जब हम मांग वक्र के किसी बिंदु पर उसकी कीमत लोच निकालना चाहते हैं तो उस बिंदु से स्पर्श करती हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो जिस बिंदु पर वो स्पर्श रेखा स्पर्श करती है वहाँ से निचला पार्ट यानी उस लाइन का निचला पार्ट को अगर हम यानी जो लोअर सेगमेंट है उसको अगर हम अपर सेगमेंट से डिवाइड कर दें यानी ऊपरी हिस्सा जो है उससे भाग दे दें तो जो भागफल आएगा उससे कीमत लोच निकल कर आ जाती है। यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए कि हमारा मांग वक्र है और इस मांग वक्र के आर बिंदु पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची और ये जो आर बिंदु है, आर बिंदु से जो ए भी हमारी स्पर्श रेखा है। तो यानी तो जो आर बिंदु पर हमने जब मांग वक्र की लोच निकालनी है तो यहाँ पर आर से बी तक ये हमारा लोअर सेगमेंट हो गया और आर से ए तक ये हमारा अपर सेगमेंट हो गया। तो यहाँ पर हम आर बी डिवाइड बाय आर ए, तो ये जो हम सेगमेंट निकालेंगे तो इससे जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी हमारी मांग की कीमत लोच की बिंदु विधि या ज्योमेट्रिक विधि। देखिए, एक ही मांग वक्र पर अलग अलग बिंदुओं पर मांग की लोच अलग अलग होती है। चलिए जरा अब इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र को देखिए, यहाँ पर ये हमारा मांग वक्र है और मांग वक्र के दो अलग अलग बिंदुओं पर हमने दो अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींची हैं। एक स्पर्श रेखा P बिंदु पर मांग वक्र को स्पर्श कर रही है और एक Q बिंदु पर मांग वक्र को स्पर्श कर रही है। तो P बिंदु पर जो मांग की लोच होगी वो होगी PB बटे PA यानी लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, और Q बिंदु पर जहाँ पर जो ये हमारी स्पर्श रेखा स्पर्श कर रही है उस जगह पर मांग की लोच होगी QB डैश बटे QA डैश। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो P बिंदु पर मांग की लोच है और जो Q बिंदु पर मांग की लोच है दोनों अलग अलग होंगी। तो ये हमारा ज्यामितीय मेथड था। अब अगर मान के चलें कि जो मांग वक्र है वो सरल रेखा में हो तो ऐसी स्थिति में जो मांग की लोच है वो किस तरह से होती है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप जरा इस चित्र को देखिए, ये हमारा यहाँ पर एक चित्र है और इस चित्र में हमारी जो ए बी जो है ये मांग वक्र की रेखा है। यहाँ पर आप आर बिंदु देखिए, ये जो आर बिंदु है ये आर बिंदु ऐसी स्थिति दिखा रहा है जहाँ पर आर बी डिवाइड बाय आर ए इज इक्वल टू 1 है। यानी यहाँ पर यानी लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट ये दोनों के दोनों सेगमेंट बराबर है। यानी यहाँ पर जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, इकाई के बराबर लोच। अब इसके जरा ए बिंदु को देखें तो ए बिंदु पर जो मांग की लोच होगी वो लोच होगी अनंत। यहाँ पर अत्यधिक लोचदार या पूर्णतः लोचदार मांग होगी। और अगर हम इसके बी बिंदु पर देखें तो बी बिंदु पर जो मांग होगी वह पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, यानी पूर्णतः बेलोचदार मांग होगी। अब अगर हम आर ए के सेगमेंट को देखें तो जो आर ए का सेगमेंट होगा वो इकाई से अधिक लोचदार मांग को दर्शाएगा और आर बी यानी आर से लेके बी तक का जो सेगमेंट होगा वो इकाई से कम लोचदार मांग को बताएगा। तो इस तरह से हम अगर सरल रेखा में मांग वक्र हो तो हम पांचों की पांचों जो मांग वक्र की लोच है वो इस तरह से इसको दर्शा सकते हैं। चलिए अब एक और मेथड की बात कर लेते हैं। इसे कहते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या कुल व्यय विधि। ये जो विधि है इसका प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल ने किया था और उन्होंने ये ज्ञात किया कि वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर उसमें किए जाने वाले कुल खर्च में कितना और किस दिशा में परिवर्तन होता है। देखिए, कुल व्यय को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो कुल व्यय बराबर कीमत गुणा
मांगी जाने वाली मात्रा। तो इस तरह से हम किसी वस्तु पर खर्च किए जाने वाले कोई व्यय को निकाल सकते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने यहाँ पर केवल 3 ही लोच की श्रेणियाँ बताई हैं। एक उन्होंने बताई है इकाई लोचदार, इकाई से कम और इकाई से अधिक। इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग के बारे में प्रोफेसर मार्शल ने बताया था कि यदि किसी वस्तु की कीमत परिवर्तन होने पर उस पर किया जाने वाला कुल व्यय यदि स्थिर रहे तो उसे इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत यदि बढ़ जाए या कीमत घट जाए लेकिन उस वस्तु पर किया जाने वाला व्यय स्थिर रहे तो वो उसे कहते हैं इकाई लोचदार मांग। दूसरी है इकाई से अधिक लोचदार मांग। देखिए, इकाई से अधिक लोचदार मांग के बारे में प्रोफेसर कहते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस पर खर्च किया जाने वाला मात्रा घट जाए या कीमत घटने पर उस पर खर्च किया जाने वाला व्यय बढ़ जाए तो इसे हम कहते हैं इकाई से अधिक लोचदार मांग। यानी कीमत और मांग दोनों विपरीत दिशा में चलें तो ये इकाई से अधिक लोचदार मांग होती है। इसके बाद एक और जो लोचदार मांग इसमें है वो है इकाई से कम लोचदार मांग। तो यहाँ पर यदि वस्तु की कीमत घटने पर उसमें किया जाने वाला व्यय घट जाए और यदि कीमत बढ़ने पर उस पर खर्च किया जाने वाला व्यय बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति को हम मांग की इकाई से कम लोचदार मांग कहते हैं। यानी यहाँ पर कीमत और मांग एक ही दिशा में चलते हैं तो ये हो जाता है इकाई से कम लोचदार मांग। और इसको अगर हम चित्र रूप में देखें तो यहाँ पर इसका ये चित्र है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इकाई से अधिक लोचदार मांग है, ये इकाई से लोचदार मांग और इकाई से कम लोचदार मांग है। तो ये थी मांग की लोच को मापने की अन्य विधियाँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, आप उसको मिस ना करें।